नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तक के माध्यम से करते हैं और इसी क्रम में हिंदी साहित्य इतिहास की बेहतरीन और विस्तृत तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत आधुनिक काल की तैयारी हम कर रहे थे और आधुनिक काल में हम छायावाद टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। छायावाद के काव्य को शक्ति काव्य की संज्ञा दी है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। क्यों उन्होंने छायावादी काव्य को रोमानियत कल्पना का काव्य न मानकर इसे एक जन जागृति का या शक्ति काव्य माना है, राष्ट्रीय काव्य न मानकर इसका जो मूलतः संबंध है वह सांस्कृतिक जागरण से वह जोड़ते हैं। इसको हमने कल की कक्षा में समझा था। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ जो कल का था उससे ही इसको पुनः प्रारंभ करेंगे। छायावाद के लिए लिखते हैं कि यहाँ शक्ति काव्य का सामान्य साधारण अर्थ राष्ट्रीय काव्य नहीं लगाना है। इस टिप्पणी का उद्देश्य राष्ट्रीय काव्य के महत्व को कम करना नहीं, पर यह ध्यान दिलाना है कि छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समग्र चेतना का जागरण और आवाहन है। उसमें अंतर्निहित शक्ति के विकास का रचनात्मक उपक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। राष्ट्रीय जागरण वस्तुतः सांस्कृतिक जागरण के अंग के रूप में आता है, जो पुनर्जागरण की मूल धारा के अनुरूप है। यूँ कह सकते हैं कि छायावाद में राष्ट्रीयता के आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक पुनर्जागरण का स्वरूप मूलतः संश्लिष्ट है। वह समग्र मानवीय और भारतीय व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयासशील है और पुनर्जागरण अवरुद्ध वहीं हुआ है जहां राजनीति को गलत अनुपात में महत्व मिल गया है। देखते हैं, नया कुछ सीख लेते हैं। आइए कुछ नया पढ़ते हैं ना। आपने कभी भी हिंदी साहित्य को इस रूप में नहीं पढ़ा होगा, सीधे से शुरू किया आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में सीधे भारतेंदु युग, द्विवेदी, फिर स्वच्छंदतावाद, छाया, प्रगति, प्रयोग, प्रगति, बस ऐसे करके जल्दी से नई कविता तक पढ़ दिया। आइए समझते हुए इसको पढ़ते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि छायावादी कवि पर जहां अति भावुकता, सूक्ष्मता और वायवीयता के आरोप लगाए गए हैं, वहीं उसमें पलायनवाद को भी ढूंढ निकाला गया है। कैसे? समीक्षा ग्रंथों में विविध वादों के अंतर्गत जहां रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद आदि की चर्चा होती है, वहां पलायनवाद का उल्लेख किया जाता है और अनिवार्यतः प्रसाद की एक पंक्ति बार बार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है। कौन सी वाली है? ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब ये चाहे किसी भी अर्थ में लिखी गई हो, है ना, लेकिन इसको क्या मानते हैं विद्वान के इसमें पलायनवाद की प्रवृत्ति छायावाद में मिलती है। बिना इस पूरी कविता को समझे यह आरोप संपूर्ण छायावादी काव्य पर लगा दिया जाता है कि उसमें जीवन के संघर्ष से पलायन करने की वृत्ति है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर जिस गड्डलिका का पहले उल्लेख किया गया है उसी का एक अंश यह है। गड्डलिका समझते हैं आप? कहते हैं ना गड्डम गड्ड कर देना, सटगड। अपनी देशी भाषा में, हमारे इधर तो ब्रज में बोलते हैं क्या सटगड लगा रखी है, क्या सटगड करने लग रहे हो, क्या गड़बड़ झाला है, क्या गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ झाला है, अड्डम गड्डम। जवान लड़खड़ा गई मेरी। तो बस वही है, गड्डम मड्डम करना, यानी सब कुछ मिला देना जिसमें समझ में ही नहीं आता। आप जब गड्ड कोई चीज़ हो जाए ना, फिर उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो बस ऐसे ही गड़बड़ी है, ये एक तरीके की गड़बड़ी है, क्योंकि पूरी कविता को पढ़ा नहीं, पूरे छायावादी काव्य को पढ़ा नहीं और एक लाइन को पकड़ के कह दिया कि पलायनवाद की प्रवृत्ति। ये भी तो देखिए कि पहले उस कविता का भाव क्या है, मूल भाव क्या है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर जिस गड्डलिका का पहले उल्लेख किया गया उसी का एक अंश यह है। इस कविता में विश्राम की मुद्रा का चित्रण है या पलायन की आकांक्षा है, यह समझने का यत्न नहीं किया गया। विश्राम का श्रम
विश्राम तो श्रम का पूरक है और पलायन कर्म, श्रम और संघर्ष से भागना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म के माध्यम से कर्म और भोग की संश्लिष्ट तथा आधुनिक संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत करने वाली कवि के लिए इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है कि उसे पलायनवादी करार दिया जाए। ये कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये कामायनी का है ना, ये कामायनी के प्रसंग हैं। और अगर जयशंकर प्रसाद को समझना है ना तो कामायनी को पढ़िएगा, और नारी के प्रति उनके भावों को समझना है, उदात्तता को समझना है तो उनकी कहानियाँ, आकाशदीप हमने पढ़ी है इस चैनल पे, पुरस्कार पढ़ी है, ममता, या ऐसी कई कहानियाँ हमने पढ़ी हैं जहाँ उनको पढ़ने के बाद अपने नारी होने पर गौरवान्वित हो जाते हैं, है ना, कि बड़ी अच्छी बात है कि हमने नारी के रूप में जन्म लिया है। और नहीं, बाकी बहुत कवि ऐसे हैं जिन्हें भोग की वस्तु से ज़्यादा नारी को कुछ समझा ही नहीं, तो फिर शरीर मात्र रह जाते हैं ना, किसी दिव्यता का अनुभव नहीं करते। लेकिन इसके लिए प्रसाद, और बार बार कहूँगी, प्रसाद और प्रेमचंद दोनों का आभारी रहना चाहिए हमेशा, जितनी भी नारियां हैं, कि उन्होंने इतने सुंदर रूप में हमें प्रस्तुत किया है। चलिए, गीता को केंद्र में रखकर, वैसे ये पूछी जा सकती है ना, ध्यान से देखिएगा, गीता को केंद्र में रखकर गतिशील हुए पुनर्जागरण आंदोलन में निष्काम कर्म के स्थान पर कर्म भोग के संश्लेष को प्रस्तावित कर सकना प्रसाद जैसे समर्थ रचनाकार के लिए ही संभव था। गीता की मूल दृष्टि को प्रशस्त कर पाना वस्तुतः किसी भी भारतीय लेखक और विचारक के लिए स्पृहणीय है। इस संदर्भ में यह सोचकर अटपटा लगता है कि बहुत से हिंदी आलोचकों ने, आज हम जयशंकर प्रसाद वाला ये जो टॉपिक है ना, इसका जो पूरी तरीके से टॉपिक ही इन्होंने जयशंकर प्रसाद दिया, अब तक जो समझ रहे थे वो छायावाद में शक्ति काव्य देख रहे थे, और शक्ति काव्य के संदर्भ में हमने निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा की एक दो कविताओं के विषय में जाना। अब जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो अब जो आगे जो भी पढ़ोगे वो सिर्फ इन्हीं की रचनाओं पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी अन्य कवि का थोड़ा बहुत ही रेफरेंस लेंगे, बाकी पूर्णतः जयशंकर प्रसाद को आज आप अच्छे से समझ और पढ़ लेंगे, आगे गलती नहीं करेंगे। अब आप न कह दीजिएगा कि वो पलायनवादी थे और छायावाद पलायनवाद का काव्य, क्योंकि उसमें एक लाइन ये लिख दी कवि ने, ऐसा नहीं करना है ना, पूरा पढ़ना है। इस संदर्भ में यह सोचकर अटपटा लगता है कि बहुत से हिंदी आलोचकों ने भारतीय पुनर्जागरण में से विकसित और उसे समृद्ध करने वाले छायावाद को अंग्रेजी प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करना चाहा है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा शुक्ल भी करते हैं। छायावादी कवियों के अंग्रेजी ज्ञान मात्र को यदि यहाँ ध्यान रखा जाए तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में छठी और 7वीं कक्षा तक पढ़े कवि थे, इंटरमीडिएट तक गए ऐसे भी हैं, और एमए तथा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले भी हैं। यदि आधुनिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाए तो जान पड़ेगा कि छायावादी कवि की अंग्रेजी ढंग की शिक्षा की उच्चता और उसके द्वारा रचित काव्य की उत्कृष्टता में उल्टा अनुपात है। 6वीं जमात तक पढ़ा शायद सूची में ऊपर होगा और डॉक्टर कवि सबसे नीचे। यूं इससे कोई सामान्य निष्कर्ष किसी भी दिशा में निकालना उचित नहीं हो सकता कि यह सिर्फ एक संयोग भरो पर फिर भी अपने में दिलचस्प है, खासतौर से छायावाद के उदय में विदेशी प्रभाव की चर्चा के संदर्भ में। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो ना कि अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है, तो आपको जानना चाहिए कि जिन्होंने छायावाद को लिखा है वो तो 6वीं 7वीं तक ही पढ़े थे, बहुत से तो 12th तक ही गए थे। एक आध हैं जो एमए डॉक्टरेट, तो उनसे तो आप कह सकते हो। लेकिन अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों ने हिंदी से एमए की है, तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ लिया? भाई नहीं पढ़ते ना। हाँ, जिसके पास था, जिसको रुचि थी, या जिसके पास दूसरे सब्जेक्ट के रूप में था, जैसे हिंदी के साथ संस्कृत का हमारा कॉम्बिनेशन था, वैसे जिनके पास इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था वो अलग बात है। या रुचि से भी जो कवि हृदय होते हैं ये लोग खूब पढ़ते हैं ना, रुचि से भी शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते हैं। कई दृष्टियों से जयशंकर प्रसाद छायावाद के पहले कवि हैं। 1918 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह झरना इस नए ढंग की कविताओं का पहला संकलन है।
जैसे मनुष्य के बच्चों को अन्य प्राणियों की तुलना में वयस्क होने के लिए सबसे अधिक समय लगता है, वैसे ही अपने समकालीनों के बीच कवि बनने में प्रसाद को लगा। बहुत सुंदर लाइन है, कोई पूछ ही जा सकती है ना। पर एक बार कवि बनकर फिर वे वैसे ही शीर्षस्थ रहे। कामायनी के पाठक को यह मानने में कठिनाई लग सकती है कि चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित कविताएं प्रसाद की हो सकती हैं। चित्राधार में ब्रज कवि की ब्रज भाषा रचनाएं हैं। पहले 2-3 आख्यानक हैं, फिर स्फुट कविताएं जो 2 खंडों में विभक्त हैं। पहले खंड में पराग शीर्षक से कुछ नए विषयों पर लिखी कविताएं हैं। अंतिम खंड मकरंद बिंदु में कवित्त सवैये और पद हैं। यहाँ आकर लगेगा कि कहीं सूर की प्रतिध्वनि है तो कहीं रीतिकालीन कवियों की और कहीं प्रसाद से ठीक पहले के कवि भारतेंदु की। देखिए, चित्राधार और कानन कुसुम दोनों इनकी फेमस रचनाएं, प्रारंभिक रचनाएं ना, फेमस से ज्यादा ये इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। पराग और मकरंद बिंदु इनके शीर्षक हैं। पराग खंड का अध्ययन आधुनिक भाषा और संवेदना के विकास को समझने के लिए असाधारण महत्व का है। इन कविताओं में जैसे 3 धाराएं एक दूसरे से मिल रही हैं। भाषा ब्रज है, वर्णन शैली द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक है, पर विषय शीर्षक नई भंगिमा लिए हुए। शीर्षक है संध्या तारा। जिस वर्ण विषय पर आगे चलकर सभी कवियों ने कविताएं लिखी। विषाद लिखा प्रसाद ने, संध्या सुंदरी निराला ने, एक तारा सुमित्रा नंदन पंत, प्रिय संध्या गगन मेरा जीवन महादेवी। शैली सीधे वर्णन है। उन्होंने संध्या तारा लिखी थी। देखिए, संध्या तारा इनकी है और पूछ ले एक तारा तो आप पंत लगाइएगा, लेकिन संध्या का तारा किसने लिखी थी? सबसे पहले उसका पथ प्रशस्त किया था प्रसाद ने, उस पर फिर बाद में सभी चले हैं। संध्या के गगन मह सुंदर वरन, कौह झलकत तुम अमल रतन। ब्रजभाषा है, कितनी प्यारी लिखा है ना, बहुत ही सुंदर लिखा है ना। चित्राधार में कौन सी ऐसी कवि की रचना है जिसमें ब्रजभाषा में लिखा गया? तो चित्राधार में ये लिखा गया है। कितनी सुंदर, दोबारा पढ़ते हैं। संध्या के गगन मह सुंदर वरण, संध्या के गगन में यानी सायकालीन आकाश में, मह सुंदर वरण सुंदर रंग वाले, कौह झलकत तुम अमल रतन। हे, अमल होता है बिल्कुल मलिन ना हो, शुद्ध है ना, रोशनी युक्त। तुम झलकने वाले तुम कौन हो? और परंपरित ब्रज भाषा का प्रयोग है। इस प्रकार प्रसाद की इन कविताओं में अच्छी तरह देखा जा सकता है कि परंपरा के बीच में से नया प्रयोग कैसे उभरता है। छायावाद को आधुनिक कविता की व्यस्कता पहले कहा गया है। यह व्यस्कता कैसे आती है, इसका अत्यंत सटीक विकास क्रम प्रसाद के काव्य में दृष्टव्य है। वे बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, पर उनका व्यक्तित्व कवि का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको हाईलाइट करके रखनी है। मेरे पास मिल जाता है, एक सेकंड रुकिएगा तो हाईलाइटर में भी हाईलाइट कर देती हूँ इसको। वे अर्थात प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, पर उनका केंद्रीय व्यक्तित्व कवि का है। दूसरा आप हाईलाइट करिएगा कि चित्राधार में कवि की ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, ठीक है। और पहला काव्य संग्रह जो उनका प्रकाशित हुआ है ये है उनका झरना, ये भी हाईलाइट करिएगा। और कानन कुसुम और चित्राधार ये तो याद हो ही गया, ये भी लिख लीजिएगा। तो ये आपको हाईलाइट करना है, याद रखना है। और इनका ये संध्या तारा भी लिख लीजिएगा, ठीक है। विषाद ये पूछी हुई है, संध्या सुंदरी निराला की यह भी पूछी हुई है, एक तारा पंत का पूछा हुआ है, और प्रिय संध्या गगन इसको भी देख लीजिए। और ये अगर पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के आज का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। वे बहुमुखी, देख लेते हैं, प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, पर उनका केंद्रीय व्यक्तित्व कवि का है। प्रसाद में ही पहली बार देखा जा सकता है कि लौकिक और अलौकिक प्रेम के बीच अंतर विलीन हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी नाटिका श्री चंद्रावली सीधे अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। सख्य भाव की मुद्रा में वे कहते हैं, प्यारे लो तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित है। अंगीकार तो किया ही है, इस पुस्तक को भी उन्हीं की कहानी से अंगीकार करो। इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, उस
प्रेम का वर्णन है इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित है। प्रसाद में आकर उस प्रेम और इस प्रेम का अंतर मिट जाता है। यह ठीक है कि आराध्य और प्रेमास्पद के बीच अद्वैत की यह अनुभूति प्रसाद के कुछ पहले रविंद्रनाथ टैगोर में देखी जा सकती है, पर यह भी स्मरणीय है कि गीतांजलि और झरना के प्रकाशन में 6 वर्षों का ही अंतर है। झरना का समर्पण है। एक सेकंड रुकेगा बेटी, पापा क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहे ऊपर। हाँ तो ये नंबर उनके फ़ोन से इस नंबर पे सेंड करवाना है वीडियो। 1 मिनट रुक जाओ आप, चलो मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहेंगे। क्या लिख रहे हैं पहले भी पढ़ा था, पुनः पढ़ लेते हैं। जहाँ हमने छायावाद को आरंभ किया था वहाँ भी पढ़ा था। झरना का समर्पण देखिए आप। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि क्षीर। हमारा कहो ना अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तुत्व दिए, छीन लो ममत्व मदिए। यह तुम्हें और तुम्हारा जितना परम तत्व का संबोधन है उतना ही प्रेमास्पद का। अब कविता में व्यक्त प्रेम उसके आलम्बन की लौकिकता और अलौकिकता पर निर्भर ना होकर उसकी प्रेम भाव की उत्कटता पर निर्भर है। राधा कृष्ण को आश्रय आलम्बन रूप में चित्रित करने वाली इस कविता इस दृष्टि से सस्ती वासनाओं को उभारने वाली और अश्लील हो सकती है, और सामान्य नायक नायिका को संबोधित रचना उत्कृष्ट कला प्रधान और आध्यात्मिक कोटि की भी हो सकती है। जैसा संकेत किया जा चुका है, आधुनिक काल में आकर ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। मनुष्य अब संपूर्ण रचना के केंद्र में है। ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, काव्यगत चित्रण का नहीं। छायावाद की विशेषता जो रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी शोध में पा रहे हैं क्या है कि मनुष्य है यहाँ पर रचना के केंद्र में, ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, रुचिकर लगी होगी। तो आप लोग ना तो भाई वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, थोड़े से स्टूडेंट्स आप इसे देख रहे हैं, कृपया करके थोड़ा सा हाथ की उंगली को चलाइए और इसे लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, कितनी भी अच्छी आपकी क्लास हो बुरी हो कुछ कमेंट नहीं करते। अच्छी नहीं तो बुरी के लिए से कमेंट तो करें ताकि आपके भाव मुझे मालूम चले। मिलती हूँ पुनः आपसे जल्दी ही। कुछ नोट्स के तरीके के प्रश्न आपके लिए बना रही हूँ, तो बन जाते हैं तो उसके साथ, नहीं तो इसी बुक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। नए विद्यार्थी जितने भी चैनल पे आ रहे हैं कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिए। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से विश्वविद्यालय की पात्रता परीक्षा, सीयूईटी की तैयारी कुछ भी कर रहे हो सब्जेक्ट के रूप में, यदि हिंदी का चुनाव किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट आपके लिए है, चेक कीजिए। और मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।